यह जो हजारों साल से मनुवाद से बहुजन समाज हार रहा है, वह इसलिए नहीं कि मनुवाद का विचार उत्कृष्ट है, बल्कि इसलिए कि बहुजन समाज स्वयं ही एक दूसरे को हराने में अवचेतन मन के साथ लगा है। बहुजन जागरूक नहीं है, होश में नहीं है, बहुजन चेतन नहीं है, अवचेतन मन से आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई में व्यस्त हैं। यह विचार मेरे हैं, भीम दहाड़ के हैं। अब आगे संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 को सुनिए। जय भीम साथियों। अगर आप कामयाब नेता बनना चाहते हो, अगर आप सामाजिक बदलाव के लिए कार्य करना चाहते हो, अगर आप एक सफल दुखियों को न्याय दिलाने के लिए वकील बनना चाहते हो, अगर आप एक अच्छा अर्थशास्त्री आर्थिक मुक्ति आंदोलन चलाना चाहते हो, तो अवश्य सुने बाबा साहेब संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 को। 38वीं बैठक 22 अक्टूबर 1931। मद संख्या 4। संघीय सरकार और उसकी इकाइयों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण। संघीय वित्त उप समिति की रिपोर्ट पर विचार। डॉक्टर अंबेडकर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लॉर्ड पील ने अभी कहा कि संघीय वित्त उप समिति की रिपोर्ट में जो सिद्धांत दिए गए हैं उन पर हम सबकी आम सहमति थी। अब संघीय संरचना समिति के बाकी उन सदस्यों की जो भी राय रही हो, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि मैं निश्चित रूप से संघीय वित्त उप समिति द्वारा बना गए सिद्धांतों से सहमत नहीं हूँ। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मुझे इस समिति की स्थापना पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते यह स्पष्ट हो जाए कि इस समिति को सिद्धांतों में परिवर्तन और संशोधन सुझाने का अधिकार है, जिससे संघीय सरकार की भावी वित्त व्यवस्था एक स्वस्थ व्यवस्था बने। मद संख्या 8। संघीय न्यायालय। डॉक्टर अंबेडकर। अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना के प्रश्न पर विचार करते समय हमारा संबंध 3 प्रश्नों से है। पहला प्रश्न है कि संघीय न्यायालय का कार्यक्षेत्र, दूसरा है संघीय न्यायालय के निर्णयों के फैसलों का कार्यान्वयन और तीसरा है संघीय न्यायालय का गठन। मैं इन तीनों मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले मैं संघीय न्यायालय के कार्यक्षेत्र के बारे में कह रहा हूं। यह सर्वस्वीकृत तथ्य है कि संघीय न्यायालय का एक कार्य संघीय संविधान की व्याख्या करना है। एकात्मक सरकार प्रणाली के विपरीत संघीय सरकार की एक उल्लेखनीय विशेषता यह होती है कि संघीय सरकार में कार्यों का वितरण हुआ रहता है जो संघ की बुनियाद होती है। वहाँ 2 कार्यक्षेत्र होते हैं, एक कार्यक्षेत्र कानूनी तौर पर संघीय सरकार को आवंटित होता है और दूसरा राज्य या प्रांतीय सरकार को आवंटित होता है। किसी संघ में महत्वपूर्ण बात यह देखना है कि किसी एक का कार्यक्षेत्र दूसरे के कार्यक्षेत्र में दखल न करे। यही सुनिश्चित करने के लिए संघीय न्याय व्यवस्था जरूरी हो जाती है, जो दोनों सरकारों को अपने अपने कार्यक्षेत्र तक सीमित रखती है। यही एक प्रयोजन है जिसके लिए संघीय न्यायालय का होना जरूरी हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक दूसरा कार्य भी है जिसे संघीय न्यायालय को पूरा करना चाहिए। संघीय न्यायालय की न्याय व्यवस्था का एक पक्ष और है जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्याय का न्यायालय कहा जाता है। जिन उद्देश्यों से बहुत सी राष्ट्रीय सरकारें आपस में मिलकर एक संघ बनाती हैं, उनमें से एक उद्देश्य यह है कि विभिन्न सरकारों और विभिन्न इकाइयों के बीच जो विवाद संघ बनाने के पहले कूटनीति या लोकतंत्र के विफल होने पर युद्ध के द्वारा तय होते थे, वह संघीय न्यायालय के कानूनी निर्णयों द्वारा तय किए जाने चाहिए, जिसके अधीन वे सभी होती हैं। यह दृष्टिकोण अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं निर्दिष्ट किया था। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं लुइसियाना बनाम टेक्सास 176 यूएस मामले में दिए गए अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों में से एक निर्णय से एक छोटे से पैराग्राफ को पढ़ना चाहता हूँ। अध्यक्ष, इसकी तारीख क्या है? डॉक्टर अंबेडकर। 1900। न्यायमूर्ति श्री ब्राउन ने सर्वोच्च न्यायालय के कार्य के बारे में कहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने अपने नागरिकों के हित
के बारे में राज्य सदियों से चिंता करते आए हैं और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए राज्यों द्वारा अक्सर लड़ाइयां लड़ी जाती रही हैं। जैसे पिछला स्वतंत्रता युद्ध इंग्लैंड और चीन के बीच 1840 का अफीम युद्ध और दक्षिणी अफ्रीका में इस समय इंग्लैंड और ट्रांसवाल गणतंत्र के बीच हो रहा युद्ध इन लड़ाइयों के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए संधियां की जाती हैं और व्यक्तिगत पक्षों के अधिकारों का समाधान करने के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनलों की स्थापना की जा रही है। यह एक अनोखी नियम विरुद्ध बात होगी कि इस संघ का राज्य से दूसरे राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का निषेध है। इस न्यायालय से ऐसे प्रतिरोध के लिए अनुरोध न करें जो दूसरे राज्य द्वारा उसके नागरिक और उसकी संपत्ति पर लागू किया जा चुका है। यह प्रतिरोध हालांकि कोई युद्ध का कारण नहीं है, युद्ध छेड़ने के पूर्व आरंभिक कार्रवाई के रूप में अक्सर व्यवहृत होता रहा है और इसे कुछ मामलों में युद्ध की कार्रवाई को उचित सिद्ध करने के लिए यथेष्ट कार्रवाई समझा जाता है। वह आगे कहते हैं कि बहुत से ऐसे मामले हैं जो किसी संघ में उठ सकते हैं और जिनका निर्णय संघ के अभाव में कूटनीति या युद्ध के माध्यम से किया जाता है। इसलिए ऐसे विनाश से बचने के लिए संघीय न्याय व्यवस्था को इस बात के लिए संघीय न्यायालय के व्यापक कार्यक्षेत्र का प्रावधान करना होगा जिससे इन सभी मामलों में न्याय किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मेरा ख्याल है कि आपने संघीय न्यायालय के कार्यक्षेत्र के संबंध में जिस योजना की रूपरेखा समिति को संबोधित करते हुए कल अपने भाषण में बताई थी, क्षमा करें वह बहुत अपर्याप्त थी। कल आपने जो विचार व्यक्त किए उनके अनुसार न्यायिक शक्तियों का विस्तार ऐसे मामलों के लिए किया जाएगा जो संघ और उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच होंगे। राज्य बनाम राज्य, प्रांत बनाम राज्य, भारतीय कॉमनवेल्थ बनाम राज्य या प्रांत होंगे। मैं यह नहीं जानता कि यहाँ राज्य शब्द का प्रयोग किसी निगमित निकाय के लिए या न्यासी संरक्षक या नागरिकों के प्रतिनिधि के रूप में हुआ। इसके अलावा मेरा ऐसा विचार है कि संघीय न्याय व्यवस्था को ऐसे मामलों के लिए भी प्रावधान करना चाहिए जो किसी इकाई और दूसरी इकाई के नागरिक के बीच हो। एक उदाहरण लीजिए, कल्पना कीजिए कि कोई भारतीय राज्य जो संघ की एक इकाई बन जाती है कुछ रकम कल्पित ऋण बोर्ड से खुला बाजार में ऋण के रूप में लेती है। यह भी कल्पना कीजिए कि बंबई प्रांत में रहने वाला कोई नागरिक उस ऋण के लिए अंशदान करता है और कल्पना कीजिए कि प्रांतीय सरकार ऋण अदा नहीं कर पाती। इसका समाधान क्या है? इस योजना में मुझे संघीय न्याय व्यवस्था के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला है जिससे कि कोई उचित कार्रवाई की जा सके। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, ब्रिटिश सरकार के अधीन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें सौंपे गए क्षेत्र कहा जाता है। इन क्षेत्रों की सरकारें यह मांग कर रही हैं कि ये सौंपे गए क्षेत्र उन्हें वापस लौटाए जाएं या अगर ये क्षेत्र वापस नहीं किए जाते हैं तो उन्हें उसके लिए हर्जाना दिया जाए। कल्पना कीजिए कि उक्त सौंपे गए किसी क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार ने किसी व्यक्ति को कुछ भूमि दी है और कल्पना कीजिए कि उक्त क्षेत्र को भारतीय राज्य को लौटाए जाने पर वहां का शासक भी उस भूमि को किसी दूसरे को दे देता है। अब यह ऐसा मामला है जहां एक ही चीज दो भिन्न-भिन्न प्राधिकारियों के द्वारा भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को मंजूर की जाती है। इस तरह के विवाद के निर्णय के लिए क्या व्यवस्था है? क्या संघीय न्यायालय इस तरह के मामलों की सुनवाई करेगा या नहीं? एक और उदाहरण लीजिए, कोई दो व्यक्तियों के बीच कोई कानूनी विवाद है। ये व्यक्ति संघ की भिन्न-भिन्न इकाइयों में रहते हैं। इनके मामले की सुनवाई किस अदालत में होगी? ये ऐसे कुछ मामले हैं जिनके बारे में मैंने आपके अभिभाषण में कोई व्यवस्था नहीं देखी है जो अपने कल हम लोगों के सम्मुख दिया था। भारत में संघीय न्यायालय के लिए आपकी योजना में जो विधान प्रस्तावित किया गया है उसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के संघीय न्यायालयों के कार्यक्षेत्र के साथ करने के बाद मुझे लगता है कि इस योजना में संघीय सरकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए यथेष्ट प्रावधान नहीं किया गया है।
ऑस्ट्रेलिया में धारा 75 के अधीन वहाँ के उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में वे सभी मामले आते हैं। नंबर 1, जो किसी भी संधि से उत्पन्न होंगे। नंबर 2, जो दूसरे देशों के काउंसिलों या प्रतिनिधियों को प्रभावित करते हैं। नंबर 3, जिसमें कॉमनवेल्थ या अभियोग करने वाला या जिस पर कॉमनवेल्थ की ओर से अभियोग किया गया है एक पक्षकार है। नंबर 4, जो राज्यों और दूसरे भिन्न भिन्न राज्यों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच या जो एक राज्य और दूसरे राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के बीच हो। और 5, जिसमें कॉमनवेल्थ के किसी अधिकारी के विरुद्ध परमादेश या निषेधाज्ञा की याचिका दायर की गई है। भारत 76 के अनुसार नंबर 1, जो संविधान के अधीन या उसके निर्वचन से संबंधित। नंबर 2, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन। नंबर 3, नौ अधिकरण या समुद्री क्षेत्र विषयक। और नंबर 4, विभिन्न राज्यों के कानूनों के अधीन उठाए गए समान विषयों से संबंधित सभी मामले आते हैं। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 के अधीन अमेरिका की न्यायिक शक्तियों के अधीन। नंबर 1, संविधान के अधीन कानून और पूरक न्याय अमेरिका के कानून, इनके तहत की गई या की जाने वाली संधियों से संबंधित सभी मामले। नंबर 2, राजदूतों और अन्य सार्वजनिक मंत्रियों और काउंसिलों को प्रभावित करने वाले सभी मामले। नंबर 3, नौ अधिकरण और समुद्री क्षेत्र के सभी मामले। नंबर 4, सभी विवाद जिनमें अमेरिका का एक पक्ष का होगा। नंबर 5, 2 या इससे अधिक राज्यों के बीच विवाद। नंबर 6, किसी राज्य या किसी दूसरे राज्य के नागरिक के बीच के विवाद जो हालांकि बाद में संविधान के 11वें संशोधन के द्वारा रद्द किया जा चुका है। नंबर 7, विभिन्न राज्यों के नागरिकों के बीच के विवाद। नंबर 8, विभिन्न राज्यों की कानूनी स्वीकृति के अधीन भूमि के बारे में एक ही राज्य के नागरिकों के दावे संबंधी विवाद। और नंबर 9, एक राज्य या उसके नागरिकों और विदेशी राज्यों के नागरिकों या जनता के बीच के विवाद आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर इस संघीय न्यायालय को यथातथ रूप से संघीय न्यायालय बनाना है, अर्थात यदि उसके अधीन संघ की इकाइयों के बीच या विभिन्न इकाइयों के नागरिकों के बीच विवाद के सभी मामले शामिल किए जाते हैं, तब इस सूची को संशोधित किया जाना चाहिए और इसे संघीय कार्यक्षेत्र के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका आदि देशों में शामिल किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अगला विषय जिस पर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हालांकि भारत एक संघीय देश बनने जा रहा है, तो भी भारत अपने संघीय न्यायालय के कार्यक्षेत्र की सीमा को उतनी सीमा तक व्यापक बनाकर संतुष्ट नहीं रह सकता जो स्थिति ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में संघीय न्यायालयों की इस समय है। भारत के संबंध में कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जो इन देशों में नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारत में संघीय न्यायालय का संघीय कार्यक्षेत्र न केवल ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के संघीय न्यायालयों के संघीय कार्यक्षेत्रों के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के संबंध में भी इसका कार्यक्षेत्र संघीय होना चाहिए। अध्यक्ष, क्या आप अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड के बारे में हमें बताएंगे? डॉक्टर अम्बेडकर: जी हाँ, मैं बताऊंगा। अध्यक्ष, अगर आप कुछ अन्यथा ना समझें तो हमें केवल यह बता दें कि यह कहाँ मिलेगा। मैं इसे खूब जानता हूँ, लेकिन इस समय मैं इसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर: क्षमा करें, अभी यह मेरे पास नहीं है। अध्यक्ष, मेरे ध्यान में वह खंड आ रहा है जो विभिन्न राज्यों में स्वतंत्र नागरिकों के विशेषाधिकारों और उनकी स्वतंत्रता और हर प्रांत और राज्य के नागरिकों को आने जाने की स्वतंत्रता या कुछ ऐसी ही बात से शुरू होता है। फिर भी हम अब अपना समय नष्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस समय वह मुझे नहीं मिल रहा है। मैं अनुच्छेद 4 की धारा 2 के बारे में सोच रहा था। डॉक्टर अम्बेडकर: मेरा निवेदन है कि हम चाहे जिस रीति से मूल अधिकारों की परिभाषा करें या चाहे जिस रीति से हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की परिभाषा करें, महत्वपूर्ण समस्या यह
है कि उनकी उचित सुरक्षा की जाए। मेरे कारण ये हैं, हम जैसा संघीय संविधान बना रहे हैं उन सभी विरोधों के साथ जो हम कर रहे हैं, एक संघीय संविधान नहीं बन रहा है हमारा संघ ब्रिटिश भारत, जिसमें सभी लोकप्रिय और प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, और भारतीय राज्यों जहां कोई भी लोकप्रिय और प्रतिनिधि संस्थाएं नहीं है को मिलाकर बन रहा है। मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूं, संभवतः इसके उल्टे परिणाम होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी मुझसे ज्यादा खुश नहीं होगा, लेकिन हमारे सामने ऐसी स्थिति होगी, अर्थात वह संघीय लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच होगा। और मैं कहता हूं कि हम ब्रिटिश भारत में राजनीतिक बहुसंख्यकों की सरकार न बनाकर ऐसी सरकार बना रहे होंगे जो मुख्यतः सांप्रदायिक बहुसंख्यकों की होगी। इसलिए मेरा मानना है कि मूल अधिकारों की सुरक्षा का प्रश्न और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रश्न भारत में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जितना कि वह किसी और संविधान में हो सकता है। और मूल अधिकारों को, चाहे वे जो भी हों, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को ये भी चाहे जो भी हों, सुरक्षित रखना परम कर्तव्य बन जाता है। इसे पूरा करने के लिए मुझे जो सबसे अच्छा उपाय दिखता है वह यह है कि हम संघीय न्यायालय को ऐसा कार्यक्षेत्र प्रदान करें कि वह इनसे संबद्ध सभी मामलों की सुनवाई कर सके। यह मेरा निवेदन है। मूल अधिकारों या अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित प्रश्न चाहे जहां भी उठें, चाहे ब्रिटिश भारत में या भारतीय राज्यों में, संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होने चाहिए, जिससे वह उनकी सुनवाई कर सकें। अध्यक्ष, क्या आप वाणिज्यिक भेदभाव के मामले भी शामिल करना चाहेंगे? डॉक्टर अम्बेडकर: जी हाँ, अगर हम सभी इस बात पर सहमत हों कि यह एक मूल अधिकार ही है कि किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक भेदभाव नहीं होगा, तब इसे संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में बस इतना ही कहना है। मैं जिस अगले विषय पर कहना चाहता हूं वह संघीय न्यायालय के निर्णयों को कार्यान्वित करने के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, आपने जो टिप्पणी कृपापूर्वक परिचालित की है उसमें संघीय न्यायालय के निर्णयों को कार्यान्वित किए जाने के बारे में कुछ भी कानूनी उपाय नहीं सुझाए गए हैं। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न विभिन्न राज्यों और विभिन्न प्रांतों पर छोड़ा जा रहा है, और आप शायद यह संकेत करना चाहते हैं कि हमें प्रांतों या राज्यों की सदाचारता पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, तथा हमें यह मान लेना चाहिए कि वे संघीय न्यायालय के निर्णयों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे और उन्हें लागू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि हमें इस आदर्श का अनुसरण करना चाहिए जो हमें जॉन स्टुअर्ट मिल ने बताया है कि अगर सभी व्यक्ति अच्छे होते तब कानूनों को बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि कुछ व्यक्ति खराब हैं, इसलिए हमें कानून बनाने पड़ते हैं। इसलिए मेरा विचार है कि हमें यह मामला अधर में नहीं छोड़ देना चाहिए। मेरा यह मत अमेरिका में संघीय न्यायालय के अनुभव के कारण दृढ़ हो गया है। मैं समिति का ध्यान सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के कार्यान्वयन के इतिहास की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले आपका ध्यान टीसोम बनाम जॉर्जिया वाले मामले की ओर आकर्षित कर रहा हूं, जिसका निर्णय 1793 में हुआ था। संघीय न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार जो उस समय उसे मिले हुए थे कुछ ऋण जॉर्जिया नाम के राज्य से वसूल करने के लिए चीसोम के पक्ष में निर्णय दिया, लेकिन जैसा कि इतिहास से पता चलता है जॉर्जिया राज्य सर्वोच्च न्यायालय के विरोध में उठ खड़ा हुआ और उसने इस निर्णय को इसलिए मानने से अस्वीकार कर दिया कि यह प्रभु सत्ता संपन्न राज्य के लिए एक चुनौती स्वरूप है, और तब अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अधर में लटका रहा। यह कार्यान्वित नहीं हो सका। यह मामला इतना तूल पकड़ गया कि जॉर्जिया राज्य के इस रवैये के कारण 11वां संशोधन हुआ। इस संशोधन के फलस्वरूप अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को एक राज्य और दूसरे राज्य के नागरिकों के बीच के विवाद के बारे में जो अधिकार
दिए गए थे वे वापस ले लिए गए। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण वर्जीनिया बनाम पश्चिमी वर्जीनिया का है। युद्ध के बाद वर्जीनिया का पुराना राज्य दो भागों में बांट दिया गया, वर्जीनिया और पश्चिमी वर्जीनिया। ऐसा 1861 में हुआ और इस समझौते के अंग के रूप में पश्चिमी वर्जीनिया 1 जनवरी 1861 से पहले पुराने राज्य द्वारा अदा किए गए सार्वजनिक ऋण का एक उचित अंश चुकाने पर राजी हुआ। इस दायित्व की पुनः पुष्टि पश्चिमी वर्जीनिया के संविधान के 8वें अनुच्छेद में की गई। वर्जीनिया ने यथाशक्ति मैत्रीपूर्ण रीति से पश्चिमी वर्जीनिया को इस रकम का भुगतान करने के लिए कहा, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। 1906 में वर्जीनिया यह मामला अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में ले गया। पश्चिमी वर्जीनिया ने इस मामले में सबसे ज्यादा अड़ंगे डाले। वह सबसे पहले 1906 से 1911 तक सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को स्वीकार करने से मना करता रहा, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया कि यह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तब सर्वोच्च न्यायालय ने सारे खातों की जांच करने और इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक न्यायाधीश नियुक्त किया। रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन तब पश्चिमी वर्जीनिया ने इस रिपोर्ट को चुनौती देते हुए 3 वर्ष बिता दिए। इसके बाद उसके द्वारा यह मामला उसकी विधान सभा में यह विचार करने के लिए ले जाया गया कि क्या उक्त दायित्व स्वीकार किया जाए। यह मामला 1913 तक चला। इसके बाद उसने रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उस पर अपना पूरक लिखित उत्तर देने के लिए समय मांगा। आपत्ति रद्द की गई। जब अड़चन डालने के सभी उपाय निष्फल हो गए, तब 1915 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। 4 वर्षों तक पश्चिमी वर्जीनिया उस निर्णय पर विचार करने के लिए मना करता रहा और 1919 में ही उसे ऋण अदा करने के लिए राजी किया जा सका। श्री जिन्ना, यह मानते हुए कि ऐसी दिक्कतें तो आती हैं, आप क्या सुझाव दे रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर, मेरा सुझाव यह है कि इस विषय पर मेरी बहुत ही कटु प्रतिक्रिया है। मेरा यह कहना है कि आगे बहुत वर्षों तक सांप्रदायवाद और प्रांतीयवाद रहेगा। मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि सांप्रदायवाद के इस क्षुब्ध वातावरण में सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय, इसे आप जो भी नाम दें, के निर्णयों का उल्लंघन किए जाने की संभावना नहीं। अल्पसंख्यकों के बारे में बोलने वाले सदस्य के रूप में, अल्पसंख्यकों के लिए जिनके पास इस समय कोई अधिकार नहीं है और जो अधिकार मांगते हैं तथा जिनका हर जगह विरोध होता है, बोलने वाले सदस्य के रूप में मैं यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि कोई भी ऐसी प्रांतीय सरकार जिसे परिषद में सांप्रदायिक बहुमत का समर्थन प्राप्त है, उन निर्णयों और फैसलों को लागू करने के लिए सहमत होगी जो उसके अपने हितों के अनुरूप नहीं होंगे। मेरा यही दृष्टिकोण है। मैं इसे एक बहुत ही गंभीर मामला समझता हूँ। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि हमें संविधान में यह प्रावधान करना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्णय और फैसले होंगे वे प्रभावी होंगे। मेरा सुझाव है कि हमें उन प्रावधानों का अनुसरण करना और उन प्रावधानों को संविधान में अपना लेना चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में दिए हुए हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 118 और 51 पैराग्राफ 25 में यह प्रावधान है कि सभी कानूनों में विश्वास और निष्ठा होगी। यह कोई नई बात नहीं है। यह अमेरिका के संविधान में भी मिलता है। जहाँ तक निर्णयों को निष्पादित करने का प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई संविधान के पैराग्राफ 34 में संघीय विधानमंडल को ऐसे सभी मामलों के बारे में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है जो उसको दिए गए अधिकारों के पूरक है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान में केंद्रीय सरकार को निर्णय और फैसलों को कार्यान्वित कराने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले धारा 51 पैराग्राफ 24 लीजिए। इसमें अंतर्जातीय सेवा और निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है। इसका कारण यह है कि सारे कॉमनवेल्थ में राज्यों के बीच दीवानी और फौजदारी मुकदमों की सुनवाई और निर्णय एक ही प्रक्रिया के अधीन है। फिर आप ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 78 लीजिए। अध्यक्ष,
संसद न्यायिक शक्ति की सीमा में आने वाले मामलों के बारे में कॉमनवेल्थ या किसी भी राज्य के खिलाफ सुनवाई करने और उस पर निर्णय के अधिकार देने के लिए कानून बना सकती है। डॉक्टर अम्बेडकर: जी हाँ, यह एक बात है महोदय। जैसा कि आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में संघीय विधानमंडल ने न्याय व्यवस्था अधिनियम 1903 भाग 9 के द्वारा इस बात के लिए निश्चित प्रावधान दिया है कि राज्यों के विरुद्ध किस प्रकार निर्णयों और फैसलों को कार्यान्वित किया जाएगा। फिर आप ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 120 देखें। प्रत्येक राज्य उन व्यक्तियों को अपने अपने जेलों में नजरबंद करने के लिए जो कॉमनवेल्थ के कानूनों के अधीन अपराध के जुर्म में अभियुक्त या दोषी सिद्ध होंगे और उन व्यक्तियों को दंडित करने के लिए व्यवस्था करेगा जो अपराधों के लिए दोषी सिद्ध होंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि संघीय संविधान को कुछ विशिष्ट अधिकार दिए जाएं जिससे वह संघीय न्यायालय के निर्णयों को लागू करा सके। अध्यक्ष: आपके विचार से किस प्रकार के अधिकार दिए जाने चाहिए? डॉक्टर अम्बेडकर: वे लोग क्या करेंगे यह मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा निवेदन है कि इस मामले को इस प्रकार अधर में छोड़ना नहीं चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कुछ उद्धरणों से यह बताना चाह रहा था कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय सर्वथा व्यर्थ रहे हैं, जिसका कारण यह था कि उक्त न्यायालय को हमेशा इस बात की शंका रहती थी कि उसके निर्णयों को कार्यान्वित न किया जाकर उसकी अवमानना की जा सकती है। उदाहरण के लिए, एक मामले में जो ओहियो राज्य के एक गवर्नर के बारे में है, कोई एक भागा हुआ अपराधी जो ओहियो राज्य में आ गया है वह गवर्नर के द्वारा सौंप दिया जाएगा। गवर्नर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब केंट राज्य ने परमादेश के लिए याचिका प्रस्तुत की। न्यायालय ने इसके उत्तर में कहा, संविधान ने हमें अपने आदेश को कार्यान्वित कराने का अधिकार नहीं दिया है, इसलिए हम परमादेश नहीं देंगे। यह ऐसा ही हुआ। हालांकि उक्त न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि गवर्नर उस व्यक्ति को सौंपने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं ऐसे सैकड़ों मामले उद्धृत कर सकता हूं जिनमें अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी प्रकार की राहत देना सिर्फ इसलिए अस्वीकार कर दिया कि उसे यह शंका घेरे हुए थी कि उसके निर्णयों को कार्यान्वित नहीं किया जाएगा। जब तक हमारे पास इस संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि स्थिति निरापद रहेगी। अध्यक्ष: किस प्रकार का कानून? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि उदाहरण के तौर पर अगर कोई निर्णय बंगाल के खिलाफ दिया जाता है, तब आप किसी बेलिफ कारिंदे को बंगाल में भेज देंगे? डॉक्टर अम्बेडकर: मैं धारा 78 में जो कुछ पाता हूँ उसके आधार पर मेरा आशय यह है कि दीवानगी डिग्री के मामले में वित्त मंत्री, ट्रेजरर या जो कोष या ट्रेजरी का इंचार्ज है वह भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष: अगर वह ऐसा नहीं करता तब क्या होगा? डॉक्टर अम्बेडकर: मेरा विचार है कि न्यायालय उसे अवमानना करने के अपराध में पेश होने के लिए कहेगा। माननीय मानेक जी दादा भाई, उस पर मुकदमा कहाँ चलाया जाएगा? डॉक्टर अम्बेडकर: संघीय न्यायालय द्वारा, जहाँ भी वह निर्देश देगा। श्री आयंगर: अवमानना का वारंट कौन लागू करेगा? डॉक्टर अम्बेडकर: संघीय सरकार अपने अधिकारियों के द्वारा। मैं चाहता हूँ कि संघीय सरकार के पास ऐसा अधिकार हो। यह अमेरिका के संविधान में निहित शक्तियों में से एक है और ऑस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 120 के अधीन संघीय सरकार को उन लोगों को अपनी हिरासत में लेने का अधिकार है जो संघीय कानून का उल्लंघन करते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई संघीय कानून पारित किया गया और किसी राज्य का कोई नागरिक उसका उल्लंघन करता है और सर्वोच्च न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय देता है। तब राज्य की भावनाएं इतनी तीव्र हैं कि वह उसे जेल में नहीं रखना चाहता। तब मेरे विचार में धारा 120 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन संघीय सरकार को अपनी जेलें होनी चाहिए। अगर संघीय सरकार यह चाहती है कि सभी मामलों में न्याय हो, तब उसे इस बात की भी शक्ति प्राप्त होनी चाहिए कि वह निर्णयों को लागू करा सके। वह इस कार्य को कैसे करेगी, इस पर मैं आगे क्या कहूँ। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि संविधान में संघीय सरकार को यह शक्ति दी जानी चाहिए कि वह सारे भारत में निर्णयों और फैसलों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करा सके। मुझे यहाँ पर
मुझे यहाँ यह दोबारा कहने की जरूरत नहीं जान पड़ती कि अगर इसके लिए किए गए उपाय निष्प्रभावी रहते हैं तब उसका अधिकार भी निष्प्रभावी हो जाता है। श्री जयकर, यदि जातीय या सांप्रदायिक दंगों की स्थिति बन जाती है तब ऐसा कोई भी उपाय नहीं हो सकता जो कारगर कहा जा सके। डॉक्टर अंबेडकर, यह सवाल मेरे जवाब देने का नहीं है, मैं अपना मामला खुद उठाऊंगा। कल्पना कीजिए कि बंबई प्रेसिडेंसी में एक नागरिक सत्याग्रह होता है और यह हमारा एक मूल अधिकार है, मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार, जिसका उल्लेख मैंने इस ज्ञापन में किया जो मैंने प्रस्तुत किया है। कल्पना कीजिए कि मजिस्ट्रेट यह आदेश देता है कि हम लोग शांति भंग कर रहे हैं और अगर हम इसे रोकते नहीं हैं तब हमें कैद कर लिया जाएगा। कल्पना कीजिए कि हम संघीय न्यायालय से उसके उस अधिकार के तहत अनुरोध करते हैं जिसके बारे में मैंने कहा है कि ये अधिकार उसे मिलने ही चाहिए और संघीय न्यायालय यह निर्णय देता है कि मजिस्ट्रेट ने गलती की है। कल्पना कीजिए कि हम इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए गृह सदस्य से अनुरोध करते हैं। यह गृह सदस्य यदि कट्टरपंथियों के प्रभाव में है तो वह कहेगा मैं यह नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में अपने कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार के पास शक्ति हो। श्री जन्ना, मैं सोचता हूं कि आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें बहुत वजन है कि किसी डिक्री या वारंट पर अमल कराने के लिए इसके पीछे सबसे पहले तो पुलिस की ताकत हो और दूसरी आखिरी ताकत फौज है। जब तक आपकी संघीय सरकार के सदस्य के पास फौज नहीं होगी तब तक आप यह उम्मीद किस तरह कर सकते हैं कि वह डिक्री या वारंट पर अमल करा सकेगा। डॉक्टर अंबेडकर, उसके पास यह सब होगा। मैं उन पर कोई सीमा नहीं लगा रहा हूं, मैं उन्हें वे सारे अधिकार दूंगा जो वे इस कार्य के लिए जरूरी समझते हैं। यह उस हद तक हो सकता है मैं इसे मना नहीं करता, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं वह यह है कि अगर आप मूल अधिकारों या अल्पसंख्यक अधिकारों जो भी हो उनके तहत लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तब मैं यही कहूंगा कि सख्ती दी जानी चाहिए और मैं सभी प्रायोजनों के लिए यह कहता हूं कि यह सख्ती संघीय सरकार में निहित होनी चाहिए जिससे संघीय न्यायालय के निर्णय कार्यान्वित किए जा सकें। श्री जिन्ना, सिर्फ शक्ति ही नहीं निहित की जानी चाहिए बल्कि इस शक्ति को अमल में लाने के लिए उनके हाथों में एक व्यवस्था भी होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर, इसके तहत उनके पास व्यवस्था होगी। श्री जिन्ना, यह शक्ति संघीय सरकार में निहित की जा सकती है, लेकिन इस शक्ति को कार्यान्वित तभी किया जा सकता है जब आपके पास इसे कार्यान्वित करने के लिए व्यवस्था भी हो। डॉक्टर अंबेडकर, फौज है। श्री जिन्ना, ठीक है, और इसलिए अध्यक्ष ने यह भी सुझाव दिया, आपने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया कि अंततः सम्राट क्राउन ही संघीय न्यायालय के निर्णयों और फैसलों को कार्यान्वित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा और यही वहां कहा गया है कि क्राउन उत्तरदायी होगा, क्योंकि अब तक मैं यह समझता हूं कि स्थिति यह है कि सुरक्षा क्राउन का विषय होगा। अध्यक्ष महोदय, क्या मैं सही हूं? अध्यक्ष, हाँ, यह जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूं वह यह है कि अगर आप एक और संघीय सरकार और दूसरी ओर प्रांतीय सरकार, इन दोनों के बीच कार्य क्षेत्र का बंटवारा कर रहे हैं और अगर आप संघीय सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित कराने के लिए विधायी या दूसरी शक्ति नहीं देते हैं तब वह उनको कार्यान्वित नहीं करा सकेगी। मेरा यही निवेदन है। श्री जयकर, लेकिन तब भी मुश्किल दूर नहीं होती। मेरा आशय सांप्रदायिक भावना से है जो आप सोच रहे हैं, मुश्किल वहां भी दूर नहीं होती। डॉक्टर अंबेडकर, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि शायद कहीं ज्यादा कठोर उपाय करने होंगे और जैसा कि हम जानते हैं स्विस कन्फेडरेशन में सेना तक का इस्तेमाल किया जाता है। स्विट्जरलैंड में संघीय न्यायालय के निर्णयों
को लागू करने के लिए वहाँ की संघीय सरकार को सेना का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया जाता है। मैं यहाँ पर यह निर्धारित नहीं करना चाहता कि अमुक उपाय अपनाए जाने चाहिए, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूँ वह ऐसा ही है। अमेरिका में जो दिक्कत पैदा हुई वह यह है कि वहाँ संघीय सरकार के पास कोई शक्ति नहीं थी। अध्यक्ष, मैं मान रहा हूँ, इसलिए वह कोई उत्तरदायित्व नहीं लेती। डॉक्टर अम्बेडकर: जी हाँ, ऐसी स्थिति भारत में पैदा नहीं होनी चाहिए। लॉर्ड लोथियन: अमेरिका में क्या यह फर्क नहीं है कि वहाँ संघीय सरकार तब तक कार्रवाई कर सकती है जब तक कोई मामला किसी व्यक्ति के खिलाफ होता है, लेकिन यह प्रश्न कन्वेंशन में उठा था और उन्होंने यह निर्णय किया कि संघीय सरकार किसी राज्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के खिलाफ युद्ध करके ही कोई कार्रवाई कर सकता है, और इसलिए उन्होंने इस दायित्व को पूरा करने के लिए राज्य पर दबाव डालने का काम समाज पर छोड़ दिया। आप भी किसी सीमा तक व्यक्ति के मामले में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप संघ में अपनी संवैधानिक व्यवस्था के अंग के रूप में युद्ध का रूप दिए बगैर किसी संघीय सरकार को किसी राज्य के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं कर सकते, और कोई ऐसा करेगा भी नहीं। यही आपकी कठिनाई है। डॉक्टर अम्बेडकर: मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अमेरिका में भी विद्रोह को दबाने के लिए वहाँ के प्रेसिडेंट को सेना का इस्तेमाल करने का अधिकार मिला हुआ है। लॉर्ड लोथियन: और यही युद्ध का कारण बन जाता है। यह विगत दिनों में हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर: अमेरिका के संविधान में इसका प्रावधान है। श्री जयकर: लेकिन निश्चय ही विकल्प इन्हीं दो में से होगा, गृह युद्ध या संघ के प्रति निष्ठा। डॉक्टर अम्बेडकर: यही मैं भी अनुभव करता हूँ। आप जो बात करना चाह रहे हैं, मैं उसके महत्व को अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ वह यह है कि हमारे यहाँ वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जैसी कि हम अमेरिका में देखते हैं। हालांकि वहाँ संघीय कार्य क्षेत्र में से उत्पन्न होने वाले झगड़ों को निपटाने के लिए संघीय न्यायालय है, लेकिन संघीय सरकार के पास इन निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए कोई अधिकार नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी संघीय सरकार या संघीय विधानमंडल के पास उस तरह की शक्ति होनी चाहिए जैसी कि ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकार या संघीय विधानमंडल के पास है। श्री जिन्ना: यहाँ अंतर यह है कि अमेरिका में संघीय सरकार के पास सेना का प्रवाह और उसका नियंत्रण है। आपका यह कहना है कि संघीय सरकार जो आप प्रस्तावित कर रहे हैं, सेना का नियंत्रण और उसका दायित्व तुरंत अपने अधिकार में ले ले। डॉक्टर अम्बेडकर: ठीक है, यदि अभी नहीं तो बाद में ही सही। श्री जिन्ना: इस बीच में क्या होगा? डॉक्टर अम्बेडकर: जैसा कि मैंने कहा, यह जुदा मामला है, सेना का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री जयकर: आपको सेना की सहायता लेने के लिए क्राउन के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर: जी हाँ। श्री जयकर: सेना पर अंततः अधिकार क्राउन का है। डॉक्टर अम्बेडकर: मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूँ, इससे वह काम नहीं होता। संघीय विधानमंडल को अधिकार देना ही होगा। अमेरिका में राज्यों द्वारा लोगों को फांसी दी जा रही है, हालांकि इसके खिलाफ वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने त्रुटि याचिका रिट ऑफ एरर जारी की है। अध्यक्ष: मैंने इंग्लिश कॉमन लॉ के बारे में ऐसी टिप्पणी सुनी है कि यह देखने के लिए कोई पौधा बढ़ रहा है या नहीं, उसे बार बार उखाड़ने और उसकी जड़ों को देखने से कोई लाभ नहीं। इंग्लिश कॉमन लॉ ऐसी कोई बात नहीं स्वीकार करेगा, और यही और कानूनों के बारे में भी आप बड़ा रोचक कानून पेश सुना रहे हैं, और संक्षेप में इसका जवाब यह है कि कोई भी आदमी किसी भी चीज को बेकार कर सकता है, किसी नीति के बारे में यह पता लगाने के लिए कि वह ठीक से रखी गई या नहीं। उसे बार बार उलटने पलटने से कोई प्रयोजन पूरा नहीं होता। आपको लोगों की सद्भावना पर कुछ तो विश्वास करना चाहिए। वर्जीनिया के मामले में लोगों का सही रास्ते पर आने में लगभग 19 साल लग गए। शायद यह आपके मामले में भी ऐसा ही हो। शुरू में ये दिक्कतें होंगी, लेकिन जब आप साथ साथ काम करने लगेंगे तब इनमें से बहुत सी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आप अपने मकान की नींव हर 3 हफ्ते के बाद
यह देखने के लिए नहीं खोज सकते कि यह दुरुस्त है या नहीं। आपको लोगों पर कुछ विश्वास करना ही चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर, मैं तो यही कहूंगा कि हमें अपनी नींव बालू में नहीं बनानी चाहिए। अब इस विषय के तीसरे मुद्दे पर आइए, अर्थात संघीय न्यायालय का गठन। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि जो कुछ कहा जा चुका है उससे मैं सहमत हूँ। मैं एक सुझाव अवश्य देना चाहता हूँ कि हमें इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई मॉडल अपना लेना चाहिए। इससे हम एक संघीय अपील न्यायालय ही नहीं गठित कर सकेंगे, बल्कि सारे भारत के लिए सर्वोच्च अपीली न्यायालय भी गठित कर लेंगे, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में है। इस न्यायालय में न सिर्फ न्यायालयों की जिसका कार्यक्षेत्र संघीय है अपीलों की सुनवाई की जाती है, बल्कि ऐसे मामलों पर न्यायालयों की अपीलों की भी सुनवाई की जाती है जो संघीय कार्यक्षेत्र से बाहर पड़ते हैं। मैं खास तौर से यह बताना चाहता हूं कि संघीय विधानमंडल को इस बात की पूरी छूट होनी चाहिए कि वह भारतीय राज्यों के न्यायालयों को संघीय कार्यक्षेत्र सौंप सके, जिससे कि वह इन न्यायालयों की सेवाओं का उपयोग कर सके। संघीय दायित्व सिर्फ प्रांतों में स्थित उच्च न्यायालयों को ही नहीं सौंपा जाना चाहिए, बल्कि राज्यों के कुछ चुनिंदा न्यायालयों को जो संघीय विधानमंडल की जानकारी में कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। कुछ मामलों में संघीय दायित्व का निर्वाह करने के लिए चुना जाना चाहिए। मैं सोचता हूं कि इसके बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। यह पहली बात तो यह है कि इससे राज्यों के न्यायालय प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, और दूसरी बात यह है कि इससे राज्यों के न्यायालयों का संबंध भारत की संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था से हो जाएगा और हमारा संघ एक वास्तविक संघ बन जाएगा। श्री जयकर, सर्वोच्च न्यायालय अर्थात संघीय न्यायालय में अपील करने की व्यवस्था होनी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर, मैं इसी विषय पर आ रहा हूँ। इस बारे में मेरा सुझाव है कि राज्यों को ऐसे मामलों में भी जिनका संबंध संघीय कार्यक्षेत्र से नहीं है, अपनी अपीलें संघीय सर्वोच्च न्यायालय को भेजने की सहमति देनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तब मेरा सुझाव है कि हमें वही मुक्त नीति अपना लेनी चाहिए जो ऑस्ट्रेलियाई संविधान में अपनाई हुई है। ऑस्ट्रेलियाई संविधान में यह प्रावधान है कि संघीय न्यायालय या वहाँ के उच्च न्यायालयों को राज्यों से प्राप्त अपीलों को सुनने से रोका नहीं जाएगा। मैं चाहता हूं कि यह प्रावधान हमारे अपने संविधान में अपना लिया जाए। हो सकता है कि हम राज्यों के न्यायालयों को अपनी अपनी अपीलें संघीय न्यायालय को भेजने के लिए बाध्य न करें, लेकिन अगर बाद में राज्य अपने अपने न्यायालयों की अपीलें संघीय न्यायालय को भेजेंगे, तब हमें संघीय उच्च न्यायालय की अपीलें सुनने से रोकना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, मैं फिर ऑस्ट्रेलियाई संविधान में दिए गए मॉडल को अपनाऊंगा और राज्यों को अपने अपने यहाँ के न्यायालयों द्वारा संघीय न्यायालयों को अपील भेजने के उनके अधिकार को विनियमित करने का अधिकार दूंगा। वे अपील करने का यही अधिकार नहीं देंगे, क्योंकि वे ब्रिटिश प्रांतों से जुड़े होंगे। अगर वे चाहें तो उसे विनियमित कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, यह संघीय सरकार के साथ उच्च न्यायालय के संबंध के बारे में है। इस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी भारतीय न्यायालय वित्त और प्रशासन दोनों मामलों में प्रांतीय हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय निश्चय ही वित्त के लिए प्रांतीय है, लेकिन प्रशासन के मामले में केंद्रीय है। माननीय तेज बहादुर सप्रू ने कल यह सुझाव दिया कि भारतीय उच्च न्यायालय सभी प्रांतों में प्रशासन के मामले में केंद्रीय और वित्तीय प्रायोजन के लिए प्रांतीय होने चाहिए। जहां तक माननीय तेज बहादुर सप्रू का यह सुझाव है कि इन्हें प्रशासन के लिए केंद्रीय होना चाहिए, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन इसके लिए मेरे कारण कुछ जुदा हैं और मैं उन्हें कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि भारतीय प्रांतों के न्यायाधीशों के मन में यह घबराहट है कि उन पर स्थानीय राजनीतिक दबाव पड़ सकता है, इसलिए वे चाहते हैं कि उन्हें स्थानीय राजनीति से उठाकर संघीय नियंत्रण में रख दिया जाए। अब मैं सोचता हूं कि किसी भी देश में जहां पर प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र और उत्तरदायी सरकार है, हमारे उच्च न्यायालय दलगत राजनीति या राजनीतिज्ञों के प्रभाव से बच नहीं सकते। माननीय तेज बहादुर सप्रू, मैं सोचता था कि कानून का सिद्धांत तय है कि ब्रिटिश न्यायालय दलगत राजनीति से अलग होते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर,
इस देश में कुछ न्यायिक पद ऐसे हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इन पर राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, लेकिन यह एक अलग मामला है। मैं इस समिति के सम्मुख विचारार्थ यह रखना चाहता हूं कि हम संघ में लगभग 562 भारतीय राज्यों को शामिल कर रहे हैं। श्री जिन्ना, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? डॉक्टर अम्बेडकर, मेरा अनुमान है कि ऐसी योजना है। कम से कम हमने अपने सम्मुख यही आदर्श रखा है कि सभी देशी राज्य इस संघ में शामिल होंगे। मैं समझता हूं कि इस बारे में कोई मतभेद नहीं है कि बहुत से ऐसे राज्य जो भारतीय संघ में आएंगे, वे वित्तीय दृष्टि से इतने समर्थ नहीं हैं कि अपने लिए सक्षम न्याय प्रबंध की व्यवस्था कर सकें। मैं बम्बई प्रेसिडेंसी का एक उदाहरण दे रहा हूं। बम्बई में एक छोटा सा राज्य है, इसका प्रशासन एक महिला के हाथों में है। इस राज्य में जहां तक मुझे मालूम है सिर्फ एक अधिकारी है। वह सिविल जज के रूप में कार्य करता है, वह मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम करता है और सेशन जज के रूप में भी काम करता है। वह अपीलें राज प्रमुख के पास भेजता है और उसकी एक दीवान सहायता करता है। जहां तक मैं जानता हूं वह एक सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी है। बहुत से पेचीदा मामले इस ट्रिब्यूनल के पास सुनवाई के लिए आते हैं, जिसे उस राज्य की प्रिवी काउंसिल कहा जाता है, और इस तरह जो न्यायालय वहां गठित है वही निर्णय देता है। अब मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देता। ध्यान देने की बात यह है कि यह राज्य इतना छोटा है कि इसके पास इतना राजस्व नहीं कि वह अपने यहाँ किसी सक्षम न्यायालय की स्थापना कर सके। फिर एक बात और विचार करने की है। हम ब्रिटिश भारत में भी नए नए प्रांत इतने छोटे बनाते चले जाएं कि वे भी वित्तीय दृष्टि से अपने यहाँ एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था न कर सकें। ऐसा आज भी हो रहा है। असम प्रांत अपने यहाँ एक उच्च न्यायालय भी नहीं रख सकता। यह बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित उच्च न्यायालय की सहायता से अपना काम चलाता है। मेरा निवेदन यह है कि हम स्थिति को इस तरह सुधारें कि अगर वे उचित न्याय प्रबंध की व्यवस्था नहीं कर सकते तो उनको अपने यहाँ के लोगों के दीवानी और फौजदारी के मामलों में उन उच्च न्यायालयों की सेवा लेने की अनुमति दें जो ब्रिटिश भारत में स्थित है। तो ऐसी योजना का स्वागत किया जाना चाहिए। यह एक तथ्य है कि जब तक प्रांतीय उच्च न्यायालयों पर संबंधित प्रांतीय सरकार का एकमात्र नियंत्रण रहेगा, तब तक ये राज्य जिनकी उस प्रांत के मामलों को नियंत्रित करने में कोई साझेदारी नहीं है, प्रांतीय उच्च न्यायालयों की सेवाओं का उपयोग करने में कोई रुचि नहीं लेंगे। दूसरी ओर यदि प्रांतीय उच्च न्यायालय केंद्र के नियंत्रण में कर दिए जाएं, जहां इन राज्यों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से प्रतिनिधित्व रहेगा, तब इन राज्यों को अपने यहाँ के लोगों के दीवानी और फौजदारी के मामलों में इन न्यायालयों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा मिलेगी और वे कम तटस्थ रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप हम इन देशी राज्यों के, जो भारत की भावी सरकार के अंग होंगे, न्याय प्रबंध में प्रांतीय उच्च न्यायालयों की क्षमता को क्षति पहुंचाए बिना यथेष्ट सुधार ला सकेंगे। इस कारण से मैं सुझाव देता हूं कि प्रांतीय उच्च न्यायालय प्रशासन के निमित्त और वित्तीय दृष्टि से भी केंद्रीय विषय बना दिए जाएं। कलकत्ता उच्च न्यायालय प्रशासन के लिए केंद्रीय क्यों है? इसकी एक वजह तो यह है कि यह सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए नहीं है। यह एक ऐसा न्यायालय है जो बंगाल प्रेसिडेंसी और असम प्रांत दोनों के लिए एक संयुक्त न्यायालय है। यही कारण था जिससे साइमन कमीशन ने यह सिफारिश की थी। यह व्यवस्था आगे भी जारी रहनी चाहिए और इसे दूसरे प्रांतों में भी लागू करना चाहिए। प्रस्तुत प्रस्ताव का क्यों स्वागत किया जाना चाहिए? मेरे विचार में उसका यही कारण है। मुझे संघीय न्यायालय विषय पर बस